Hello friends, Sat Shri Akal, Adab, Namaste. My name is Digvijay and welcome to Chetan Bharat Learning. So we are back again with the series of April current affairs, and this is the part 1 of April current affairs related to books, authors, places, persons and awards. So without much ado, let's begin with our current affairs. तो हमारी आज की न्यूज टू बी कवर्ड क्या क्या रहेंगी? जस्टिस एन वी रामन्ना ही टेक्स ओथ एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस जो थे मिस्टर बोबडे जी वो अब चले गए हैं, उनकी जगह एन वी रमाना जी आए हैं। सेकेंड इज वोसो ओस्मानी साद्रियो, शी इज बीन अपॉइंटेड एज द सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवा। कोसोवा इज अ बल्कान नेशन नियर टू रशिया, तो ये वो अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट इज वियतनाम नेशनल असेंबली इलेक्ट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, और जो पहले वाले प्राइम मिनिस्टर थे उनको प्रमोट करके या उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया है बिकॉज उनकी एज लिमिट एक्सीड हो गई थी। नाउ ही इज बीन मेड प्रेसिडेंट। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज दैट ब्रिटेन्स प्रिंस फिलिप इज ही रिसेंटली पास्ड अवे, एंड ये प्रिंस फिलिप हैं, ये क्वीन एलिजाबेथ के हस्बैंड थे। नेक्स्ट इज चिंतन वैष्णव, he has been recently appointed as mission director of अटल इनोवेशन मिशन, जो हम AIM की बात करते हैं। तो आज की पहली न्यूज देखते हैं। पहली न्यूज है जस्टिस एन वी रमन्ना टेक्स ओथ एज 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो लेट्स सी इनके बारे में क्या हमारे पास न्यूज है। जस्टिस एन वी रमन्ना will serve as the chief justice of India till his retirement till August 26, 2022। तो देखा जाए प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट एक साल के लिए ये CGI बने हैं, बट CGI बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एंड ही इज लाइक द सीनियर मोस्ट सिस्टम जो हमारा CGI का चलता है उसके अंदर ही ये CGI बने हैं। Justice N V Ramana took the oath as the 48th Chief Justice of India. So he is, अगर नंबर में पूछा जाए तो he is the 48th Chief Justice of India. He was administered the oath of office by President Ramnath Kovind in a brief ceremony at राष्ट्रपति भवन। बिकॉज आपको पता है कोविड वगैरह चल रहा है तो सेरेमनी उतनी नहीं होती, इतने ज़्यादा लोग नहीं आते। बट एंड एक और बात है इसमें, CGI को जो ओथ सेरेमनी एडमिनिस्टर होती है वो किसके द्वारा होती है? वो होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। सो यस, CGI's ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड उसके तहत चलते हुए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ जस्टिस एन वी रमन्ना। He succeeds the Chief Justice of India S.A. Bobde, who retired on April 23rd। तो आपको पता ही है पहले जो हमारे चीफ जस्टिस थे S.A. बोबडे जी थे, जिनकी अब रिटायरमेंट हो चुकी है। The President had earlier on April 6, 2021 appointed Justice N V Ramana as the next Chief Justice of India with effect from April 24th। तो अपॉइंटमेंट इनकी प्रेसिडेंट ने पहले ही 6 अप्रैल को कर दी थी। एंड ये ऑलमोस्ट डिसाइडेड ही होता है कि जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो ही नेक्स्ट CGI होगा। तो इनको ऑलमोस्ट रैंकिंग पता ही होती है कि नेक्स्ट की नेक्स्ट कौन कौन है, एंड दैट इज हाउ इट इज डिसाइडेड। सो विद इफेक्ट फ्रॉम 24th अप्रैल 2021 ये इंडिया के CGI बन चुके हैं। एंड जस्टिस एन वी रमन्ना वाज आल्सो द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एट द टाइम ऑफ CGI's रिटायरमेंट। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि इसमें सीनियर मोस्ट जज का ही बनता है कि जो भी जज द सीनियर मोस्ट जज होगा उसे ही रिटायरमेंट से पहले एक बार CGI बनाया जाएगा। एंड एज एंड व्हेन जो भी, जैसे अगर कोई CGI इस टाइम रिटायर हो रहा है उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट में होगा, इट इज अंडरस्टूड बाय डिफॉल्ट कि वो ही नेक्स्ट CGI बनेंगे। He previously served as the president of आंध्र प्रदेश जुडिशियल एकेडमी। सो बेसिकली बहुत गरीब परिवार से आंध्र प्रदेश के, एंड ही इज एस्केलेटेड टू द CGI ऑफ इंडिया। तो आंध्र प्रदेश के एग्रीकल्चर फैमिली से इनका पीछे से बिलोंगिंग है। He had enrolled as an advocate in Feb 1983 and specialized in criminal service, constitutional and inter-river laws। जो laws related to river होते हैं उनमें भी इनकी स्पेशलिटी है। He is also served as a पैनल काउंसिल फॉर सेवरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ऑब्वियसली अगर आप इतने बड़े सीनियर जज हैं या इतने आप केपेबल हैं तो ऑब्वियसली वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपसे एडवाइसेस ली जाती हैं। ओवरऑल ही हैज प्रैक्टिस्ड इन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, सेंट्रल एंड आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट इन सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर सर्विस एंड इलेक्शन मैटर्स। तो ही इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस फील्ड्स एंड दैट इज व्हाई ही हैज बीन मेड द CGI ऑफ इंडिया। He has been credited for presiding over path-breaking judgments in constitution, tax, arbitration and criminal laws। तो इनकी जजमेंट्स भी इन फील्ड्स रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट्स इन्होंने दी हैं। He has previously headed the Supreme Court benches that dealt with the matters such as
fast tracking of trials in cases against legislators and restrictions imposed in Jammu and Kashmir after the abrogation of आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने इस रिलेटेड जब आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर का इन्होंने एब्रोगेट किया था 5 अगस्त 2019 में, उसके रिलेटेड भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। इन मार्च 2020 अ बेंच हेडेड बाय हिम रिजेक्टेड प्रपोजल्स टू सेंड पिटीशन चैलेंजिंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो इनका जो प्राइमरी देखा जाए रिसेंटली किस चीज़ में न्यूज़ में थे, इन्होंने आर्टिकल 370 को चैलेंज करने के लिए जो अपील डली थी उसको इन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था। Next is Voso Osmani Sadru. She's been sworn as the Kosovo's second female president. तो ये वहाँ की रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं। ओस्मानी Sadriou, the former parliamentary speaker, she's been the president of the Kosovo, and she took the oath on she got the support from 71 lawmakers out of 120 सीट। तो वहाँ की जो सीट्स है टोटल अगर इंडिया की देखी जाए जो 545 के आसपास है, वहाँ की 120 सीट में इनको 71 लॉ मेकर्स ने सपोर्ट किया, एंड दैट इज हाउ शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो। कोसोवो इज अ स्टेट इज अ कंट्री इन यूरोप दैट इज नियर टू रशिया। तो ये बल्कान नेशन जो थी धीरे धीरे मतलब ये रशिया का ही एक पार्ट थी, धीरे धीरे उससे अलग कर दी गई थी। वोसो ओस्मानी साद्रियू वाज sworn in as the post-war Kosovo's second female president and 7th overall on April 4, 2021. She was sworn in for a period of 5 years. तो ये अगर देखा जाए सेकंड एज अ फीमेल प्रेसिडेंट है, एंड इन द हायरार्की देखा जाए कौन सी पोजीशन पे ये आई हैं, शी इज ऑन द 7th पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जो चलते हैं पहले प्रेसिडेंट से लेके शी इज नाउ द 7th प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो। Asmia Sadru, the former parliament speaker of the Balkan nation, took the oath after she received the support of 71 lawmakers, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट इज बल्कान नेशन compromises of the areas of Slovenia, Croatia। जो बल्कान नेशंस बेसिकली किन किन नेशंस को बना के बनती है। बल्कान बेसिकली वहाँ की एक माउंटेन रेंज है जिसके नाम पर ये बल्कान नेशंस का नाम दिया गया है। सो बेसिकली वहाँ की कौन कौन सी स्टेट्स कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, स्लोवानिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, बल्गारिया एंड रोमानिया। द वेस्टर्न जो टर्की का मोस्ट वेस्टर्न पार्ट है, एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट, वो भी हम बल्कान एरिया में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, वियतनाम नेशनल असेंबली इलेक्ट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो वियतनाम में दोनों प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर दोनों ही न्यू इलेक्ट हुए हैं। तो लेट्स सी, फैम मिन चिन हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। सो इनका जो नाम है, इनका नाम है फैम मिन चिन। ठीक है, ये नाम आपको याद करना है, इसको आप अगर याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। नाम है फैम मिन चिन। एंड वाइल द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर ग्युएन जुआन फुक, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट। तो उनके जो पहले वाले प्रेसिडेंट थे, पहले वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे, ही हैज बीन नाउ अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गए, और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे कौन आ गए, फैन मिन चिन। ठीक है, तो ये नाम आपको शायद अब तक याद हो गया, फैन मिन चिन। ऐसे नाम हमें याद करने बहुत आसान रहते हैं, तो आई होप आपको ये नाम भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट इज द वियतनाम नेशनल असेंबली ऑन April 5, 2021 वोटेड टू मेक फैम मिन चिन द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। ऑब्वियसली उन्होंने वोट करके इनको बनाया। ही एज अ कम्युनिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, एंड एक सिक्योरिटी ऑफिशियल रह चुके हैं। वाइल द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर द ग्युएन जुआन फुक, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। Vietnam National Assembly elects new Prime Minister and President, obviously. Next is the Pham Minh Chinh has become the new Prime Minister of Vietnam, while the outgoing Prime Minister Nguyen Xuan Phuc has been appointed as the new Prime Minister. तो ये जो है ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। एंड नेक्स्ट इज जो फैम मिन चिन है, ही हैज बीन 66 ईयर्स ओल्ड इनकी एज है, एंड ही हैज बीन सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम, एंड एज द प्रेसिडेंट ही विल हैव अ लार्जेस्ट सेरेमोनियल पोस्ट, जो भी अपॉइंट हुए हैं। So the votes of around 500 members of the National Assembly rubber stamped the leadership picks that Communist Party of Vietnam made during the National Congress in January 2021। तो उनके थोड़ा सा इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया, बट एनी हाउ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इन दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो प्रेसिडेंट बने हैं वो प्राइम मिनिस्टर से बने हैं, एंड उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है ग्युएन जुआन फुक, एंड जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है फैम मिन चिन। सो दैट इज द की टेक अवेज फ्रॉम दिस न्यूज। ठीक है, कंट्री कौन सी है, वियतनाम।
सो नेक्स्ट न्यूज क्या है, ब्रिटेन्स प्रिंस फिलिप ही रिसेंटली पास्ड अवे। ये क्वीन एलिजाबेथ के हस्बैंड थे एंड ही इज नाउ रिसेंटली पास्ड अवे। इज आल्सो नोन एज द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। तो ये एडिन, इनका जो हिस्ट्री रिलेटेड इनको डिफरेंट टाइटल्स दिए गए हैं, उसमें इनको ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग भी कहा जाता है। सो ही रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 99 on 9th April 2021. So Britain's Philip, the Duke of Edinburgh, passed at the 99 age, and the Buckingham Palace had confirmed the same. तो Buckingham Palace ने इनको confirm कर दिया था via their tweet कि इनकी डेथ हो चुकी है। Moreover, they also said that he passed away in peace, मतलब सोते सोते ही उनकी डेथ हो गई थी। The royal family statement further read that his royal passed away peacefully, and the statement concluded that the royal family joined with the people around the world in mourning his loss. ऑब्वियसली उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट में इनकी लॉस का भी एक कंडोलेंसेस पे किए हैं। प्रिंस फिलिप हैड मैरिड क्वीन एलिजाबेथ इन 1947। तो 1947 में इन दोनों की शादी हुई थी एंड दैट टाइम जो क्वीन एलिजाबेथ है वो प्रिंसेस एलिजाबेथ के नाम से जानी जाती थी। लेटर ऑन 5 साल बाद उनको क्वीन एलिजाबेथ का टाइटल मिला। दैट इज हाउ इट वेंट। Prince Philip was the longest serving royal consort in British history, being by his wife's side throughout her 69-year reign. तो उनको ऑलमोस्ट रूल करते हुए 69 ईयर हो गए। शी इज बीन द जो क्वीन एलिजाबेथ है वो 69 ईयर्स से ब्रिटेन की महारानी कहलाई जाती हैं। शी इज बीन कॉल्ड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। द प्रिंस एंड द क्वीन हैव 4 चिल्ड्रन, जिसमें एक प्रिंस ऑफ वेल्स है, प्रिंस चार्ल्स, जिनका 1948 में बर्थ हुआ, प्रिंस एन 1950, प्रिंस एंड्रयू एंड प्रिंस एडवर्ड, एंड दे ऑल्सो हैव ग्रैंड चिल्ड्रन, दे आर 10 इन नंबर। तो इनके 10 ग्रैंड चिल्ड्रन है एंड इनके 4 बेटे हैं। सो दैट इज हाउ इनकी जो आगे हायरार्की है या इनकी जो प्रोजेनी है वो आगे मूव कर रही है। He had met Prince Elizabeth in the first time in 1934 and began corresponding with her in 1939. Philip married Princess Elizabeth on 20th November 1947. He was granted the title His Royal Highness and the Duke of Edinburgh. लेकिन इनको और भी टाइटल मिला जिनका नाम है Earl of Merioneth and Baron Greenwich। तो Earl भी एक टाइप ऑफ रैंकिंग होती है जो कि इनको मिली थी। Next is, last but not the least, Chintan Vaishnav. He's been recently appointed as Mission Director of Atal Innovation Mission, जो AIM है। Let's see. Noted socio-technologist Dr. Chintan Vaishnav has been appointed as Mission Director of Atal Innovation Mission. तो ये recently एक करंट अफेयर्स के हिसाब से ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नाम आप याद कर लीजिए, नाम है चिंतन वैष्णव। वैष्णव विल टेक ओवर रामनाथन रामनन। तो ये रिप्लेस किनको कर रहे हैं? ये रिप्लेस कर रहे हैं रामनाथन रामनन को। रामनन वाज लीडिंग एम सिंस 2017। तो 2017 से वो डायरेक्टर थे, बट अब उनको 2021 में रिप्लेस कर रहे हैं चिंतन वैष्णव। वैष्णव इज करंटली एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली ही इज वेरी रिनाउंड रिसर्च स्कॉलर एंड ही होल्ड्स पीएचडी इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड पॉलिसी फ्रॉम MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट, जो कि मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट है रिलेटेड टू टेक्नोलॉजिकल स्टडीज। तो हर एक IIT का एम होता है कि वो वहाँ पे जाके MIT में स्टडी करे। Next is, what is Atal Innovation Mission? Atal Innovation Mission is to create and promote vibrant ecosystem of innovation and entrepreneurship across the country. तो बेसिकली जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको एक तरह से बूस्टर करता है, उनको इम्पीटस देता है, उनको एक तरीके से उनको आगे लाना या उनकी ग्रो करने में हेल्प करता है। ओवर द पास्ट 4 years since its inception, aims at various AIM जो है Atal Innovation का जो है, it aims at various initiatives achieved notable successes. So AIM has established 7259 Atal Tinkering Labs in schools across 650 districts, providing 3 million students access to emerging technologies. तो ये स्टूडेंट्स की ट्रेड में भी काम करता है। तो AIM के बारे में एक आइडिया हो गया है एंड इसके जो रिसेंट डायरेक्टर हैं चिंतन वैष्णव, ही इज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। So ठीक है फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।